बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुदस्सिर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह एक एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो एवीएल ट्री होता है वो एक ऐसा ट्री होता है जो कि बैलेंस फॉर्म के अंदर होता है। बैलेंस फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो इसका हर नोड होता है इस ट्री का, उसके बैलेंस फैक्टर की वैल्यू या तो -1 होती है या 0 होती है या फिर 1 होती है। अगर इन तीन वैल्यूज के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू होगी तो वो बैलेंस ट्री कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि वो अनबैलेंस्ड ट्री कंसीडर किया जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो ट्री होता है वो अनबैलेंस कब होता है। तो जैसे इसके बहुत सी वजूहात हैं, इसमें सबसे पहली वजह जो ये है कि हम जब इसमें इंसर्शन करते हैं किसी भी न्यू डाटा की, तो उस वजह से हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो सकता है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है अनबैलेंस होने की कि जब हम इस ट्री से कोई भी नोड को डिलीट करते हैं, यानी कि जब मॉडिफिकेशन करते हैं ट्री के अंदर, तो हमारे पास वो जो ट्री होता है वो अनबैलेंस फॉर्म में चला जाता है। तो इसको दोबारा बैलेंस फॉर्म में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ रोटेशनल केसेस हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। रोटेशंस, उनकी मदद से हम अपने ट्री को दोबारा बैलेंस फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो है कि अगर हमने एक न्यू नोड इंसर्ट किया है और वो जो नोड इंसर्ट हुआ है वो अल्फा जो नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट साइड पे है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे अल्फा जो है ये एक ऐसा नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द रेंज होता है। तो बैलेंस फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें पता है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इसका जो दूसरा केस है वो ये हो सकता है कि अगर हमने जो न्यू नोड इंसर्ट किया है वो जो अल्फा नोड है उसके राइट सब ट्री के राइट साइड पे हमने इंसर्ट किया है, और उस वजह से अगर हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमारा ट्री दोबारा बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो केस 3 है वो ये है कि हमने एक ऐसा नोड इंसर्ट किया है जो कि अल्फा के राइट सब ट्री की लेफ्ट साइड पे हमने वो नोड इंसर्ट कर दिया है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, हमें डबल रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो होगी राइट रोटेशन, और उसके बाद जो रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे वो होगी लेफ्ट रोटेशन। इन दोनों रोटेशंस के बाद हमारा ट्री दोबारा बैलेंस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फोर्थ जो हमारे पास केस है वो है कि हमारे पास जो न्यू नोड है वो हमने अल्फा नोड के लेफ्ट सब ट्री के राइट साइड पे हमने इंसर्ट कर दिया है। तो उस सूरत में अगर हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में चला जाता है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें राइट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। इन दो रोटेशंस के बाद हमारा जो ट्री होगा वो दोबारा बैलेंस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके हमें मजीद इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम नोड्स को इंसर्ट करते हैं। तो नोड को हमने, पहला नोड जो है हमारा 12, हमने उसको इंसर्ट किया जो कि रूट नोड बन गया। तो ये बात एवीएल ट्री में जानना लाजमी है कि हमारे पास जब भी कोई मॉडिफिकेशन होती है तो हमें हर दफ़ा ट्री के हर नोड की बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना होता है। तो इस सूरत में अगर हम देखें कि जो 12 है इसका बैलेंस फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करना है, वो ये होगा कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यहाँ क्योंकि 12 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों ही नल हैं, तो जब भी कोई नल चाइल्ड होगा तो हाइट उसकी आएगी -1। तो इस तरह अगर हमें फार्मूला पुट करें वैल्यू -1 माइनस इंटू -1, तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा बैलेंस फैक्टर 0, यानी कि हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म के अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं जो कि 25 है, तो 25 जो है वो 12 से अबव है, तो आफ्टर कंपैरिजन ये कहाँ से पे जाएगा, वो ये जाएगा 12 के राइट साइड पे। ये 12 के राइट साइड पे इंसर्ट हो गया। ये भी बात यहाँ पे जहन में याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हमने बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमने हमेशा लीफ नोड से शुरू करना है,
और उस वक्त तक हमने बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते जाना है जब तक कि हमारा वो नोड ना आ जाए जिसके बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द रेंज है, या फिर हमारा रूट नोड ना आ जाए, अदरवाइज हमने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 12 है इसका बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज -1 एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज आल्सो -1। तो जब हम इसको वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह हम 12 का फिर उससे अबव बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो कि बनेगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज -1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, यानी कि हमें अभी भी रोटेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम इसके अंदर मजीद वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मजीद वैल्यूज जो हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट आती है 35। तो 35 कहाँ पर जाएगी, आफ्टर सम कंपैरिजन हमारे पास जो 35 है जो वैल्यू चली जाएगी 25 के राइट साइड पे। तो दोबारा हम फिर वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे कि ये देखेंगे कि आया हमारा ट्री 35 को इंसर्ट करने के बाद बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। तो 35 का बैलेंस फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं जो कि 0 है। उसके बाद हम 25 का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जो कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री -1 और माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0। तो हमारे पास इसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा -1। इसके बाद हम 12 का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जो कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री -1 है, लेकिन इस दफा जो हमारे पास हाइट ऑफ राइट सब ट्री है वो 1 है। तो -1 और -1 इज इक्वल टू -2। इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म के अंदर चला गया है, लिहाजा हमें यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हम दोबारा इसको बैलेंस फॉर्म में लेके आ सकें। तो हमारे पास जो अल्फा नोड होगा वो कौन सा बन जाएगा, 12 जो होगा वो हमारा अल्फा नोड बन जाएगा। तो जो केसेस हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यू नोड 35 है वो कहाँ पे इंसर्शन हुई है उसकी। तो उसकी इंसर्शन हुई है अल्फा का जो राइट सब ट्री है यानी कि 25, उसके राइट साइड पे हमने इंसर्शन की है 35 की। तो इट मीन्स कि ये केस नंबर जो 2 है हमारे पास वो बन गया है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब लेफ्ट रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 12 जो होगा वो पुल डाउन हो जाएगा लेफ्ट साइड की जानिब, 25 जो है वो न्यू रूट नोड बन जाएगा और उसके राइट पे 35 आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो 25 है वो रूट नोड बन जाएगा रोटेशन के बाद, और जो 12 था वो इसका लेफ्ट साइड बन गया और 35 जो है वो इसका राइट साइड बन गया। इस तरह हमने जो अनबैलेंस्ड ट्री था आफ्टर इंसर्शन ऑफ 35 उसको हमने दोबारा बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि अब हम इसमें मजीद वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो हमारे पास है 45। तो 45 कहाँ पे जाएगी, ये 25 से अबव है 45 तो चली जाएगी राइट साइड पे, 35 से भी ये लार्जर है तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगी 35 के राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगी। अब दोबारा हम फिर वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो 45 का बैलेंस फैक्टर है 0, 35 का बैलेंस फैक्टर है -1 और 25 का जो बैलेंस फैक्टर है वो भी है -1, यानी कि हमारा जो ट्री है वो आफ्टर इंसर्शन ऑफ 45 अनबैलेंस नहीं हुआ है, ये बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर ही मौजूद है, लिहाजा हम इसमें मजीद वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रोटेशन। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है 40। तो 40 कहाँ पे जाएगी, 40 ग्रेटर देन है 25 से तो ये 35 की तरफ जाएगा। तो 35 के बाद हमारे पास वो ग्रेटर देन है 35 से तो वो हमारे पास चला जाएगा 45 की जानिब, लेकिन 45 से वो लेस है तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पे। दोबारा हम फिर वही स्टेप परफॉर्म करते हैं कि हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, लीफ नोड से। तो जो 40 है इसका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 0। 45 का बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज -1, तो ये हमारे पास 45 का बैलेंस फैक्टर आ गया 1। इसके बाद हमने 35 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है जो कि हमारे पास है -2। जैसे ही हमें ऐसा नोड मिले जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द रेंज है तो हमने वहां पे बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना स्टॉप कर देना है और उसी को हमने कह देना है ये हमारे पास अल्फा नोड बन गया।
तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि ये कौन सा केस बन रहा है हमारे पास रोटेशन का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 35 है उसका जो राइट सब ट्री है उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंसर्शन हुई है, यानी कि ये केस नंबर 3 बन गया जिसके अंदर हमें 2 रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जब हम फर्स्ट रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट रोटेशन इसकी होगी रोटेशन टू लेफ्ट राइट साइड। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 45 जो है वो पुल डाउन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और 40 कहाँ पे आ जाएगा 45 की जगह पे। तो 35 से नीचे आ जाएगा 40 और 40 से नीचे आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास क्या बन इसकी हो गई फर्स्ट रोटेशन हो गई, जो कि हमने इसको लेफ्ट राइट साइड के अंदर इसको रोटेट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रोटेशन होगी इसी ट्री की वो होगी राइट लेफ्ट साइड के अंदर इसकी रोटेशन होगी, क्योंकि 35 जो हमारे पास है वो है अल्फा नोड। तो हमने जैसे देखा है कि अल्फा नोड क्या करेगा कि वो जब हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा और उसका जो राइट साइड होगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा 35 की जगह पे। तो हमारे पास क्या बनेगा 40 आ जाएगा 35 की जगह पे और जो हमारे पास 35 है वो उसके लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 45 वो एज इट इज उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। इस तरह हमने डबल रोटेशन के बाद अपने ट्री को दोबारा बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंसर्शन आती है वो है 60। तो 60 जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं इस ट्री के अंदर तो हमारे पास 45 के राइट साइड पे हमारे पास 60 इंसर्ट होगा। तो हम इसका बैलेंस फैक्टर दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 60 का बैलेंस फैक्टर होगा 0, 45 का आफ्टर सम कैलकुलेशन बैलेंस फैक्टर होगा -1, 40 का होगा -1 और इस दफा जो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है वो है रूट नोड का, यानी कि 25 जो है इस हमें रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 25 है क्योंकि ये आउट ऑफ द रेंज है इसका बैलेंस फैक्टर, तो हमें इसको कह दिया ये अल्फा नोड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका रोटेशनल जो केस बनता है वो ये है कि अल्फा का राइट सब ट्री जो है उसके राइट साइड पे हमने 60 को इंसर्ट किया है, यानी कि यहाँ पे हमें सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस सूरत में हमें पता है कि जो 25 है ये पुल डाउन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और जो 40 है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो न्यू रूट नोड बन जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखते हैं कि 40 न्यू रूट नोड बन गया और 40 का जो लेफ्ट राइट साइड थी वो एज इट इज 40 की राइट साइड ही रहेगी, यानी कि 40 के राइट सब ट्री एज इट इज वही रहेगा जो कि उसका प्रीवियस था। और इसी तरह जो 25 है वो क्या बन जाएगा, 40 जो कि न्यू रूट नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और 25 का जो लेफ्ट सब ट्री था वो एज इट इज 25 का लेफ्ट सब ट्री ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम 40 का जो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री था वो कहाँ पे जाएगा, तो वो हमारे पास जो प्रीवियस रूट नोड था यानी कि जो प्रीवियस अल्फा नोड था फॉर 25 उसका राइट सब ट्री बन जाएगा, यानी कि उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। इस तरह हमने रोटेशंस एक परफॉर्म करके तो हमारे पास ये दोबारा ट्री जो है वो बैलेंस फॉर्म के अंदर आ गया। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे क्या 30। तो 30 जो है हम इंसर्ट करेंगे आफ्टर सम कंपैरिजन, तो क्या बनेगा 40 से ये लेस है तो ये मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, लेकिन 25 से अबव है 30 तो ये कहाँ जाएगा राइट साइड पे। लेकिन 35 से ये स्मॉलर है तो इट मीन्स ये 35 का जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 30। हम दोबारा से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 30 का बैलेंस फैक्टर होगा 0, 35 का होगा 1, 25 का होगा -1। फार्मूला वही है बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री और 40 का हो जाएगा 1, यानी कि इससे हमें ये जाहिर होता है कि हम जब हमने 30 इंसर्ट किया तो हमारा ओवरऑल जो ट्री है वो बैलेंस फॉर्म के अंदर ही रहा, हमें दोबारा रोटेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 32। तो 32 को जब हम आफ्टर सम इंसर्शन सम कंपैरिजंस
इंसर्ट करते हैं तो कहाँ पे आएगा, 30 के राइट साइड पे। तो दोबारा से हम इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 32 का 0 होगा, 30 का -1 बैलेंस फैक्टर होगा। 35 का जो बैलेंस फैक्टर इस दफा आया है वो क्या है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज -1। तो ये हमारे पास 2 आ गया, यानी कि हमारे पास जो अल्फा नोड बन जाएगा वो क्या होगा, 35। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रोटेशनल केस कौन सा बन रहा है। तो रोटेशनल केस जो है वो है कि अल्फा का जो लेफ्ट सब ट्री है उसके राइट साइड पे हमने न्यू नोड को इंसर्ट किया है, यानी कि यह केस नंबर 4 बन गया। इसके अंदर हमें दोबारा से सेकंड 2 रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट रोटेशन हमारी होगी वो क्या होगी, रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड देन रोटेशन टुवर्ड्स राइट साइड। तो जब हम रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 जो है वो पुल डाउन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और 32 जो है वो आ जाएगा 35 के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 आ गया, 35 के लेफ्ट साइड पे आ गया 32, और 32 के लेफ्ट साइड पे आ गया 30। ये हमने परफॉर्म कर ली लेफ्ट रोटेशन। इसके बाद हमने क्या परफॉर्म करनी है, राइट रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अल्फा नोड जो 35 है इसको पुल डाउन कर दिया है राइट साइड पे। तो इस सूरत में क्या होगा, 32 आ जाएगा 35 की जगह, और जो 35 है वो बन जाएगा राइट साइड ऑफ 32, और 32 की जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो इस डबल रोटेशन के बाद हमने दोबारा अपने ट्री को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू रहती है वो है 38। तो 38 कहाँ पे जाएगा, आफ्टर सम कंपैरिजन ये 38 चला जाएगा 35 के राइट साइड पे। उसके बाद हम इसका दोबारा से बैलेंस फैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 38 का बैलेंस फैक्टर हमारे पास आएगा 0, और 35 का जो बैलेंस फैक्टर है वो आएगा -1, 32 का बैलेंस फैक्टर आएगा -1, 25 का आएगा -2। अब हम देख सकते हैं कि 25 जो है ये हमारा क्या बन गया, अल्फा नोड, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द रेंज है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रोटेशन हम फिर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हम देख सकते हैं जो अल्फा है उसके राइट सब ट्री जो है उसके राइट साइड पे हमने 38 को इंसर्ट किया है। इट मीन्स हमें सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जब हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 32 जो है हमारा 25 की जगह आ जाएगा, यानी कि 32 यहाँ पे आ जाएगा, और 32 के जो ऑलरेडी राइट साइड पे जो भी ट्री था वो एज इट इज उसके राइट साइड पे रहेगा, लेकिन जो 32 का लेफ्ट सब ट्री बनेगा वो होगा 25, और 25 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो एज इट इज वही होगा जो कि ऑलरेडी उसके लेफ्ट साइड पे था। लेकिन अब यहाँ पे जो 30 था वो कहाँ पे चला जाएगा, 25 के राइट सब ट्री के तौर पर। तो आफ्टर ऑल द इंसर्शंस हमारे पास जो ओवरऑल बैलेंस्ड एवीएल ट्री बना है वो कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह डिलीशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास हमारा पास जो ट्री है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यह बात जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास जब हम डिलीशन ऑफ नोड्स परफॉर्म करते हैं एवीएल ट्री में, तो ये एग्जैक्टली वही है जो कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि हमने किस तरह एक सिंगल लीफ नोड को डिलीट करना है, या किसी ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका सिंगल चाइल्ड होगा, वन चाइल्ड होगा, या फिर किसी ऐसे नोड को डिलीट करना है कि जिसके 2 चाइल्ड्स होंगे। तो ये सब स्टेप्स हम प्रीवियस स्टेप्स की तरह ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसके अंदर दोबारा हमें आफ्टर डिलीशन ऑफ एवरी नोड हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम डिलीट करना चाहते हैं 30, तो 30 को जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा पास जो न्यू ट्री होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो इसके बाद हम दोबारा इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करना है, दोबारा फिर वही स्टेप्स बैलेंस फैक्टर
हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 रहेगा, 25 का 1, 32 का 0 और 40 का 1। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने 30 नोड को डिलीट किया तो हमें दोबारा AVL ट्री को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम डिलीट करते हैं 60 नोड को। तो जब हम 60 नोड को यहाँ से डिलीट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू ट्री बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो इसके लिए हमें दोबारा से फिर से बैलेंस फैक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 32 का वो होगा 0, the height of left subtree which is 1 minus height of right subtree which is also 1, so 1 minus 1 is equal to 0। अगर हम 40 रूट नोड की बात करते हैं तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है 2, यानी कि 12 की 0, 25 की 1, 32 की हाइट 0, और जो 40 का राइट साइड है उसकी हाइट क्या होगी 0, यानी कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें यहाँ पे एक रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसके जरिए से हम अपने अनबैलेंस्ड ट्री को दोबारा बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो 40 है वो हमारे पास अल्फा नोड बन गया, और अब हमने रोटेशन जो परफॉर्म करनी है हमें पता है कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो इफेक्ट हुई है, यानी कि उस जानिब ज़्यादा नोड्स मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको राइट साइड के जानिब यानी कि सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 32 जो है वो रूट नोड बन जाएगा, और इसके जो लेफ्ट राइट साइड पे आएगा वो 40 जो है वो इसका राइट चाइल्ड बन गया, और 40 का जो भी राइट चाइल्ड था वो एज इट इज उसका राइट चाइल्ड ही रहा 40 का, और इसका जो 32 का जो लेफ्ट साइड थी वो एज इट इज वैसे की वैसी रही, लेकिन जो 32 की राइट साइड थी यानी कि 35 और 38 वो कहाँ पे जाएंगे, वो चले जाएंगे 40 के लेफ्ट साइड, यानी कि वो लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि हमने ये दोबारा आफ्टर डिलीशन ऑफ 40, 30 एंड 60 हमारे पास जो बैलेंस्ड AVL ट्री है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आ गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह AVL ट्री के अंदर नोड्स को न्यू डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम नोड्स को डिलीट करते हैं तो उसके बाद हम किस तरह बैलेंस फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए रोटेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसकी मदद से हम अपने ट्री को दोबारा बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।